अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। करनाल का इसलिए बाकी जिलों के लिए मिसाल बन सकता है, बाकी कंट्री के लिए भी एक एग्जांपल बन सकता है और आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, स्केल अप किया जा सकता है। सर डिलॉयट का क्या रोल है, वो हमारे लिए किस तरीके से मदद कर? सीएसआर में सारा का सारा जो फंड्स अलॉटमेंट है, जितना भी इस पे पैसा लगा, लगभग 5 करोड़ 4 करोड़ 90 लाख के आसपास लगा, वो सारा डिलॉयट ने दिया है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें कोई खर्चा करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन इसका शुरुआत की? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन शुरुआत की है, साथ में स्वास्थ्य मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और हमारे यहाँ के माननीय सांसद जुड़े थे और अभी जस्ट उसका लगभग 1-1.5 घंटे के कार्यक्रम के तहत उसकी सर आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है, तो कल जो नए आदेश हैं उस बारे में कुछ जानकारी बताना चाहेंगे? एक प्रेस रिलीज भी जारी कर देंगे। 1 हफ्ते के लिए यही रूल्स लागू रहेंगे, एक्सेप्ट जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं वो खुल सकती है और मार्केट एरियाज में जो OD1 के बेसिस पे आधी दुकानें एक दिन, बाकी आधी दिन दुकानें एक दिन खुलेंगी। डिटेल जानकारी सभी मीडिया साथियों को बाद में अलग से दे देंगे। इस समय संजय भाटिया जी हैं। संजय भाटिया जी क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल। अभी जानकारी सारी माननीय उपायुक्त महोदय ने दी। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो टाइम लगा, पहले उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कम से कम 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर 2 हफ्ते के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा गया। 10 मई को इसकी बातचीत स्टार्ट हुई और आज आप इनोग्रेट आप देखिए 24 को हो गया और 2 हफ्ते आप देखिए यहाँ पर अगर दिन है तो वहां रात है यूएसए में, और वहां पर रात है तो यहाँ दिन है। आप इस 2 हफ्ते को भी 1 हफ्ते में देख सकते हैं कि 1 हफ्ते के रिकॉर्ड टाइम के अंदर ये काम पूरा हुआ। दूसरी बात कि स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल। मिसाल इसलिए बनेगा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी अच्छी चीज को 1 ही मिनट में चुनते हैं और मुझे लगता है कि आज ये पायलट प्रोजेक्ट था करनाल का, ये पूरे देश के अंदर लागू होगा। इसकी ब्यूटी अगर आप देखना चाहते हैं, खूबसूरती देखना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को एज ए इंडिविजुअल सोचें कि मेरे परिवार में मान लीजिए मेरा फैमिली मेंबर, कोई बच्चा, मेरा बुजुर्ग अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो मैं उसके लिए क्या क्या करूंगा, क्या क्या मैं उसके लिए सोचूंगा। वही सोच आज हरियाणा सरकार ने विद द हेल्प ऑफ डिलॉयट कंपनी, क्योंकि उनका भी पर्सनल टच हरियाणा से था, उनके जो ग्लोबल सीईओ थे पुनीत रंजन, वो हरियाणा से संबंध रखते हैं और उन्होंने वो पर्सनल टच हर उस पेशेंट को जो होम आइसोलेटेड है उसको दिया। जैसा ही उसके अंदर डे टू डे चेंजेस आएंगे, उसकी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, उसके टेस्ट रिफ्लेक्ट करेंगे, तुरंत उसी तरह की मेडिकल सुविधाएं उसको दी जाएंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करनाल से हुई। ये अभी पूरे हरियाणा में लागू होगा और पूरे देश भर में लागू होगा और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं कल भी आप लोगों से मिला था और जिस तरह का करनाल का मीडिया इस आपत्ति काल में, आपदा काल के अंदर पॉजिटिव रोल अप्लाई कर रहा है, मैं देखता हूं कि कई बार पूरी कंट्री के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। एक किस चीज की नेगेटिविटी है कि अपोजिशन के लोग राजनीति के समय अगर विपक्ष का धर्म निभाए तो वो समझ में आता है, लेकिन आपदा काल में पूरी कंट्री को यूनाइट होकर चलना चाहिए। जिस वैक्सीनेशन का कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, अपोजिशन बड़े बड़े लीडर्स विरोध करते थे कि ये बीजेपी का इंजेक्शन है, ये बीजेपी का टीका है, ये सांप्रदायिक टीका है, इससे जो है नपुंसकता बढ़ जाएगी, हम नहीं लगवाएंगे। बड़े बड़े टॉप मोस्ट लीडर्स जो विदेशों में पढ़ाई करके आए हैं, उनकी ये छोटी सोच देखने को मिली, लेकिन आज पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान में बनाए उस वैक्सीनेशन को माना। आज वो सब लाइन में खड़े हैं कि हमारा नंबर पहले लगे, हमें वैक्सीनेशन मिले, हमें आउट ऑफ टर्न भी अगर इंजेक्शन मिलता है तो हमें वैक्सीनेशन का वो इंजेक्शन मिलना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि संकुचित सोच से, देखो बड़े पूरे देश की बात मैं नहीं कर सकता, मैं कोई राष्ट्रीय नेता नहीं हूं, लेकिन अपनी करनाल की लोकल लीडरशिप, चाहे वो अपोजिशन की भी है, मुझे ध्यान में है डीसी साहब ने सभी अपोजिशन के लीडर्स को सेक्रेटरिएट में बुलाया था कि ज्वाइन हैंड्स, अब हाथ में हाथ डाल के, चाहे वो बीजेपी का, चाहे कांग्रेस के, अन्य दल के लोग, सोशल सर्विस के लिए, सोशल काज के लिए हमें इकट्ठे होकर जाना चाहिए, लोगों की बेटरमेंट के लिए जाना चाहिए। आपका किया हुआ अच्छा काम किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई विपक्ष का नेता है, वो खाली नहीं जाता। अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपके माध्यम से मैं अपने उन नेताओं को भी सर लॉकडाउन 4 आज से शुरू हुआ है, हालांकि दुकानदारों को खोलने की परमिशन दी गई है OD1 को, लेकिन रेडी वाले और फड़ी वाले बेचारे 1 महीने से उनके लिए कोई सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाए ताकि कम से कम उनका गुजारा नहीं। बचा जाए। आपने ये बात ध्यान में लाई है, बिल्कुल। अगर देखिए सहायता किसी न किसी रूप में सरकार दे रही है, जो रोज की ताजी खाने कमाने वाले हैं
उनको राशन फ्री, ताकि घर में बैठे हैं तो उनको राशन की कोई किल्लत आए वो करें। मेडिकल सुविधाएं, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है ऐसे समय में सरकार अपना बेहतर वो कर रही है। लेकिन अब आप अगर ये सोचें या मैं ये सोचूं कि वो जो रोज के अर्न करते थे पैसे 500-700 1000 रुपया, उसको कंपनसेट किया जाना वो संभव नहीं होता, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। फिर भी जो आपका सुझाव है उस पर विचार भी जरूर करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, खटखट जो टोल है वहां पर किसानों ने कहा है कि जो बीजेपी और जेजेपी से संबंध रखते हैं परिवार, वहां पर हम शादी नहीं करेंगे। नहीं, वो उनका विचार हो सकता है, वो इंडिविजुअल का विचार हो सकता है। अगर किसानों की बात करें तो मैं भी किसान हूँ। मेरे फादर 86 ईयर, अब 87 है, मैं 86 बोल रहा था फादर को, वो कहने लगी मैं तो 87 का हो गया। 87 ईयर ओल्ड मेरे फादर, वो आज भी 2 टाइम खेत में जाते हैं और 2 व्हीलर पर जाते हैं। अगर आपने व्यक्तिगत रूप से उनको मिलना हो, देखना तो आप देख सकते हैं। अगर किसान तो हम भी हैं, किसान का चोला पहनकर कुछ अगर लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं करें, उनको हम रोक नहीं सकते, लोकतंत्र है। लेकिन मैं फिर कहूंगा वही पहले वाली बात जो मिड्डा जी को बोली कि इस आपातकाल के अंदर कम से कम कुछ दिन के लिए इसको रोक लीजिए। अभी हम सोचते हैं जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है और पाकिस्तान हमारा विरोधी देश है, रमजान के महीने में वो भी सीज फायर कर देता है, तो भाई साप्ताह काल में सीज फायर कर दो, इसके बाद फिर भाषण दे लेना, इसके बाद बयान दे देना, इसके बाद बाइट दे देना, इसके बाद हमारे को गालियां निकाल देना। अभी सेवा का समय है, लोगों की सेवा करें। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3rd वेव में बच्चों को कहीं ना कहीं सुरक्षित रहने की बिल्कुल बिल्कुल, हमें कल्पना नहीं थी कि फर्स्ट वेव के बाद जब सेकंड वेव आएगी। फर्स्ट वेव में आपने देखा कि डेथ रेट बहुत कम था। फर्स्ट फेज में आपने देखा कि वो बुजुर्गों को और बीमारों को टारगेट कोरोना ने किया, वायरस ने। लेकिन सेकंड वेव में देखा मैंने अपने परिवारों के अंदर, हमारे यंग बच्चे हमारे बिछड़ के चले गए। एक परिवार में 3 फोटो लगाकर श्रद्धांजलि, मैं तो जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता था, 3 फोटो लगाकर श्रद्धांजलि देना। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हो या समाज के एनजीओ, धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हो, एक तरफ घर में डेड बॉडी पड़ी है, दूसरी तरफ बीमार पेशेंट की चिंता करें। ऐसा एग्जाम्पल है जिसको सल्यूट करने का मन करता है कि ऐसा एग्जाम्पल करनाल, पानीपत, विशेषकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने करके दिखाया। घर में डेड बॉडी पड़ी हो और दूसरे पेशेंट की चिंता, दूसरे की अनजान की चिंता करने के लिए जा रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कम से कम, खास तौर पे राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए कि कुछ समय दलगत राजनीति से ऊपर उठ। सर 18 से जो 44 एज के बच्चे हैं उनमें थर्ड वेव का इनका प्रश्न था वो मैं अधूरा रह गया कि अभी जो आशंका वर्ल्ड के जो इसको रिसर्च कर रहे हैं इस बीमारी को, उन्होंने ये आशंका जताई है कि जिस तरह सेकंड वेव के अंदर कम एज के लोगों को टारगेट हुआ, कोरोना वायरस ने किया, अभी थर्ड वेव में भी हम तो ये उम्मीद करते हैं वेव आए ही ना, हम तो ये उम्मीद करते हैं हमारे सारे हॉस्पिटल ही खाली हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर आए, जब आग लगेगी तो तब कुआं खोदने का फायदा नहीं है। तो अभी पहले से तैयारी करें। आज मुख्यमंत्री जी ने बोला कि थर्ड वेव के अंदर बच्चों के लिए बेड, बच्चों की सुविधा, छोटा बच्चा 2 साल का, 4 साल का, उसकी तैयारी के लिए भी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। मैं अपने मुख्यमंत्री मेरे हैं, मैं उनके बहुत नजदीक हूं, इसलिए बात नहीं करता। एज ए मैन मैंने उनको ऑब्जर्व किया एक अच्छे इंसान के रूप में कि वो चाहते हैं कि ये पूरा हरियाणा जो अपने परिवार की तरह मानते हैं। हालांकि लोग तो कास्टों में बांट देते हैं सारे प्रदेश को, स्टेट को, राजनीति को, लेकिन वो सोचते हैं कि हर पूरे हरियाणा का एक एक बच्चा मेरा बच्चा है। उन बच्चों की चिंता के लिए भी उन्होंने आज आपके सामने लाइव चल रहा था सोच की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सर 18 से 44 वैक्सीनेशन ज्यादा हो क्योंकि उसमें समस्या आ रही है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, किस तरीके से इसको मैं बोलूं, डिनाई करूं, नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं, बिल्कुल सच है, मैं स्वीकार करता हूं। मेरे खुद का बेटा जो 20 साल का है, उसने रजिस्ट्रेशन किया, 10 दिन बाद उसका पोर्टल के अंदर नंबर आया और वो हमारा एड्रेस जो है पानीपत का है, उसका नंबर यहाँ पर आया। सेक्टर 6 में कोई सेंटर बना हुआ, वो आके खुद इंजेक्शन लगवा के गया। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, मैं मानता हूं, लेकिन अब जिस तरह की फर्दर प्लानिंग है, पूरे हिंदुस्तान की 130 करोड़ जो अपने भाई बहन है उनका टोटल वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए, इसका टारगेट दिसंबर तक का रखा है। उतनी प्रोडक्शन रखी है, उतना सारा कुछ रखा है। कुछ कमिटमेंट्स वैक्सीनेशन की भेजने की है, क्योंकि रॉ मटेरियल बाहर की कंट्री से ही आ रहा है, तो वैक्सीनेशन की कमिटमेंट्स है। इसलिए उन सभी चीजों को मीट आउट करते हुए मुझे लगता है कि हमने काफी हद तक 2-4 दिन के पैनिक की बात छोड़ दें, हमने बड़े अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से
मैं बार बार, क्योंकि मैं सामने बैठे हैं डीसी साहब, कहना नहीं चाहता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता कोई साथ बैठा हो तो उसके करें। पूरे हरियाणा के अंदर एक एग्जाम्पल बन के करनाल निकला है, उसका बहुत बड़ा श्रेय हम सब लोगों को, आप सब लोगों को और विशेष करके एडमिनिस्ट्रेशन को जाए। सर आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से स्ट्रेन आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, तो आने वाले समय में सभी सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो, हर प्रदेश की, हर जगह की, कि उसको हॉस्पिटल्स पर और हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा से ज्यादा पैसा बहुत खर्च करना चाहिए, सोचने की ज्यादा। जरूरत है। अगर मिट्टा जी आप इस बार के बजट को, प्रधानमंत्री जी कितने दूरदर्शी हैं, अगर इस बार के बजट को देखें तो पिछले साल के बजट और इस साल के बजट में हेल्थ सेक्टर में 2.5 गुना ज्यादा खर्च किया गया। 2.5 गुना, 10-20% की वृद्धि तो हम सुनते थे हर बजट के अंदर, पिछले और इस बजट के अंदर 2.5 गुना ज्यादा किया गया। मैं फिर कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर अनेक तरह के, जैसे अभी वायरस, इसके बाद ब्लैक फंगस आ गए, आज नया नाम हमने व्हाइट फंगस भी मुख्यमंत्री के, उनके पास फीडबैक होगा। और आने वाले में इसके साइड इफेक्ट्स क्या आने वाले, हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, वो क्या आने वाले हैं ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना ज्यादा डॉक्टर जानते हैं। ऐसे समय में मैं फिर कहूंगा कि आज जरूरत है मनोबल स्ट्रॉन्ग करने की, विद एज ए टीम काम करने की। मैं आज भी कहता हूं कि आज चाहे हम सब लोग मिलकर, चाहे सामाजिक, धार्मिक, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता, कोई सी भी दल के हैं, आज एज ए टीम हम सबको काम करना चाहिए। काम करते हुए अनेक गलतियां मुझसे होंगी, काम करते हुए अनेक गलतियां प्रशासन से होंगी, काम करते हुए अनेक गलतियां किसी हॉस्पिटल से हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों को हम बहुत ज्यादा हाईलाइट ना करते हुए पॉजिटिव पार्ट को भी हाईलाइट करना चाहिए, ताकि हमारे समाज का मनोबल बन सके। सर आप एमपी हैं, लोकसभा में आवाज उठा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए आ रहा है हर शहर में, लेकिन वो करोड़ों रुपए सिर्फ जो है फुटपाथ बनाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं। स्मार्ट सिटी की तो महीने 2 महीने बाद चल रही है, महीने 2 महीने बाद। आज जो इसके ऊपर फोकस कर लो, जो हमारे हेल्थ इश्यू हमारे सामने चैलेंज है, ये कह रहे हैं कि उसका पैसा अभी वेस्ट किया जाता है काफी हद तक, मैं सर वो अगला कर लेंगे, आप इसको लीड बना, मैं तो अभी भी आपको 50 चीजों पे इंटरव्यू दे सकता हूँ। मिड्डा जी मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने इतनी देर बोला, आप स्मार्ट सिटी पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले लेना मेरा, लेकिन अभी फोकस आप इस आपदा काल के अंदर इस ओर करेंगे तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा। थैंक यू।